हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाटा एग्जामिनेशन, कंप्लीट डिटेल्स, एवरी सिंगल थिंग दैट यू शुड नो अबाउट नाटा एग्जामिनेशन आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो। तो अगर आप नाटा एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, 2027 में एग्जाम देने की सोच रहे हो या फिर 2028 में एग्जाम देने की सोच रहे हो, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होते हैं नाटा से रिलेटेड, मुझे पता है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको हर साइट पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलता है। सिलेबस कहीं कुछ लिखा होता है, कहीं कुछ लिखा होता है, पैटर्न कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है। और ये कन्फ्यूजन इसीलिए है क्योंकि लास्ट ईयर्स में नाटा का जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है बार बार, है ना। वो लोग कुछ ना कुछ चेंजेस कर देते हैं ब्रोशर में हर साल, तो जिसकी वजह से कन्फ्यूजन हो जाती है कि एक्चुअली में सिलेबस क्या है, एक्चुअली में पैटर्न क्या है, इस साल कैसे होने वाला है। तो देखो, लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था 2026 में, वही सेम पैटर्न 99% है 2027 में भी फॉलो होगा। चेंजेस होने के बहुत ही कम चांसेस हैं। तो अगर आपको कोई वीडियोस रेफ़र करनी है SSAC पे भी, तो आप 2026 के लिए जो भी मैंने नाटक के रिलेटेड वीडियोस बनाई है वो आप रेफ़र कर सकते हो। और 2027 के लिए जो बना रही हूँ ऑब्वियसली वो तो करना ही है, तो मैं रेफ़र, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर तुम फॉलो करते रहोगे तो बहुत अप टू डेट भी रहोगे और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाती हूँ। सो यू शुड नॉट मिस इट। एंड स्पेशली आज की वीडियो तो आपको मिस करनी ही नहीं है, क्योंकि प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आपका जो जर्नी है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग रहेगा। तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि पेपर कैसा आने वाला है, क्या हम सही प्रिपरेशन कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सिलेबस सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी हमने सही बनाई है नहीं बनाई। हो सकता है कि आपका जो प्रिपरेशन है वो पूरा ही ना हो पाए टाइम से, राइट। तो आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना आए प्रिपरेशन में, इसीलिए आपको नाटक के रिलेटेड ये वाला जो वीडियो देखना आपको बहुत ज़रूरी है। चाहे तो आप 1.5x पे कर लो वीडियो को, 2x पे कर लो, लेकिन वीडियो को स्किप मत करना बिकॉज एवरी डिटेल इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करने वाले। बेसिकली वी हैव टू टॉक अबाउट कि नाटा होता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि नाटा में कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बात करेंगे जो कि 2027 का होगा। और 2028 में भी सेम ही। अब देखो, अभी तो 2028 का ब्रोशर आने नहीं वाला, क्योंकि हर साल एग्ज़ाम जब होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अप्रैल में एग्ज़ाम है तो वो लोग अराउंड जनवरी के टाइम पे अपना रिलीज़ करते हैं ब्रोशर, कभी कभी थोड़ा पहले भी कर देते हैं। तो उसमें ही सारी डिटेल्स आती हैं उस ईयर से रिलेटेड। जैसे 2027 का जो ब्रोशर आएगा वो अभी नहीं आया है, वो आएगा। लेकिन अभी जो मैं आपको बता रही हूँ वो 2026 में जो हुआ था उसके बेसिस पे बता रही हूँ। और जैसे मैंने बताया आपको कि पैटर्न कुछ चेंज हो, इसके बहुत कम चांसेस है। इसीलिए क्योंकि लास्ट ईयर्स में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चेंज कर चुके हैं वो लोग, जिससे आपको कोई मतलब नहीं है। पहले का सब छोड़ दो, पहले ही सब बातें छोड़ दो। 25 में क्या हुआ, 24 में क्या हुआ, 23 में क्या हुआ, किसी और वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे। बट अभी आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ 27 के एग्ज़ाम पे होना चाहिए। और अगर आप 11th क्लास में हो, 2028 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो अभी जो चल रहा है सिचुएशन, 26 में जो हुआ, जैसा एग्ज़ाम पैटर्न आया उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्योंकि 28 का जो ब्रोशर आएगा वो 2027 दिसंबर के अराउंड आएगा, तो तब तक तो आप वेट नहीं करोगे अब प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। स्टार्ट तो आपको अभी करना पड़ेगा, राइट। थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे तो वो तब देख लेना, ठीक है। एप्टीट्यूड स्ट्रैटेजी, ड्राइंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि स्ट्रैटेजी के बिना देखो गाइस प्रिपरेशन नहीं होती है। अगर सीधा सोच लो कि चलो ठीक है यार स्टार्ट कर लेते हैं, कैसे करना है, कब खत्म करना है सोच लेंगे, बस कर देते हैं, तो ऐसे नहीं होता, क्योंकि होगा ही नहीं तुम्हारा प्रिपरेशन कंप्लीट। इतना वास्ट सिलेबस है, इतनी सारी चीज़ें हैं, कितना करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक चैप्टर में पढ़ने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए आपको कितना और कैसे पढ़ना है वो बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही स्ट्रैटेजिकली तुम्हें प्लान करना पड़ेगा। क्योंकि एग्ज़ाम सब्जेक्टिव नहीं है, एग्ज़ाम MCQ बेस्ड है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है भी इधर उधर की उस चीज़ से रिलेटेड, बट एग्जैक्टली आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप MCQ बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि ये स्कूल एग्ज़ाम नहीं है तुम्हारा, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद कॉलेजेस से रिलेटेड बहुत स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि नाटा से हम कौन से कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, कौन से कॉलेजेस हमें टारगेट करने चाहिए थ्रू नाटा एग्ज़ाम, आर्किटेक्चर में कौन सा सबसे अच्छे कॉलेजेस हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड देन फाइनली आपको प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, ठीक है। तो हर चीज़ के बारे में मोस्टली जो भी तुम्हें डाउट्स है आई विल टेल यू इन दिस वीडियो।
सबसे पहले हम बात करते हैं कि नाटा एग्जामिनेशन है क्या, क्या है नाटा एग्जामिनेशन, और आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम्स कितने टाइप के हैं वो भी थोड़ा बताती हूँ। देखो, मैंने अभी लास्ट वीडियो ही बनाई थी, JEBR के ऊपर बनाई थी, कंप्लीट डिटेल्स ऑन JEBR के एग्जामिनेशन। तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर आप इस वीडियो को भी चेकआउट करो। आई विल लिंक दिस इन द आई बटन एज वेल। एंड दूसरा जो आपका एग्जाम है जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना है, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, वो है नाटा। तो अगर आपको इंडिया में आर्किटेक्ट बनना है ना, अगर आपने ऑलरेडी अभी सोच लिया है या सोच रहे हो कि आपको आर्किटेक्ट बनना है, ये दोनों ही एग्जाम्स है जो कि आपको देने हैं। आप 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन नहीं ले सकते हो, कोई और XYZ एग्ज़ाम आर्किटेक्चर का नहीं होता है, और नहीं आप किसी और एग्ज़ाम से एडमिशन ले सकते हो इन एनी ऑफ द आर्किटेक्चर कॉलेजेस। आपको सिर्फ ये दोनों एग्ज़ाम्स ही देने हैं और इनको क्रैक करना है, और आप इनके बेसिस पे ही एडमिशन ले सकते हो। नाटा से आपको थोड़े अलग कॉलेजेस मिलते हैं, JEE से आपको थोड़े अलग कॉलेजेस मिलते हैं। हो सकता है कि JEE से जो आपको कॉलेजेस मिले, हो क्या सकता है, ऐसा ही होता है, JEE से जो आपको कॉलेजेस मिलते हैं, JEE के बाद जोसा काउंसलिंग होता है, तो जिनकी JEE में अच्छी रैंक आती है वो उसके बाद जोसा काउंसलिंग में अप्लाई करते हैं। उसके बाद जोसा काउंसलिंग में अप्लाई करने के बाद उनकी जितनी भी रैंक आई है उसके हिसाब से उनको एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। तो जोसा के थ्रू अराउंड आपके 14 to 15 कॉलेजेस हैं, जिसमें कि मेनली जो अच्छे हैं वो SPAs है, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, और NITs है। अब आपको SPAs और NITs में नाटा के थ्रू एडमिशन नहीं मिलता है, ठीक है। अब नाटा के थ्रू जो बेस्ट कॉलेज है जो कि बिल्कुल SPAs और NITs के टक्कर का है, दैट इज़ CEPT, विच इज़ इन अहमदाबाद, गुजरात, CEPT। तो अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आप JEE के थ्रू नहीं ले सकते हो। तो इसी तरीके से कुछ कॉलेजेस आपको नाटा के थ्रू मिलते हैं, कुछ कॉलेजेस आपको JEBR के थ्रू मिलते हैं, और आपको प्रिपरेशन दोनों ही एग्ज़ाम्स की करनी है, क्योंकि अगर आप दोनों एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन नहीं करोगे तो आपका जो कॉलेजेस का लिस्ट है वो कम हो जाएगा। और वैसे ही आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा कॉलेजेस नहीं है अच्छे वाले, वैसे ही लिमिटेड लिस्ट है, तो वो आपकी और लिमिट हो जाएगी, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर यू। तो इसीलिए आपको मेक श्योर करना है, अगर आप 11th या 12th में हो, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग अबव 75% इन योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन। आपके बोर्ड्स में जितने अच्छे होंगे, नाटा के थ्रू एडमिशन लेने में आपको उतना फ़ायदा होता है। अगर तुमने JEBR की वीडियो नहीं देखी है ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद JEBR, ऑल अबाउट JEBR जो मैंने वीडियो बनाई थी, वो ज़रूर देखना, क्योंकि उसके रूल्स, रेगुलेशंस, क्राइटेरियाज अलग हैं और नाटा के थोड़े अलग है। तो आज हम लोग पूरा नाटा के बारे में बात करते हैं। JEE की जिसने वीडियो देखी है आपको समझ आई गया होगा। ये नाटा एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होता है ना, ये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर COA कंडक्ट करवाता है। तो COA बेसिकली एक गवर्नमेंट बॉडी है, लाइसेंस भी COA ही देता है। जैसे हमने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली तो उसके बाद हमें COA की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना होता है, एंड देन हमें आर्किटेक्चर का लाइसेंस मिलता है बेसिकली। एंड इवन आर्किटेक्चर के जितने भी कॉलेजेस हैं वो सब COA ही अप्रूव करता है। अगर कोई कॉलेज COA अप्रूव्ड नहीं है तो उसमें आप ऐसे भी आर्किटेक्चर कर ही नहीं सकते हो, राइट। तो आर्किटेक्चर से रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस देखना इसका ही काम होता है, जिसकी वजह से नाटा एग्जाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ज़रूर देना चाहिए। अगर आपका JEBR भी टारगेट है तब भी आपको नाटा देना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा साल था जिसमें उन्होंने बहुत ही एकदम हद ही कर दी थी। उन्होंने ऐसा बोल दिया कि नाटा एग्जाम कंपलसरी है, मतलब अगर आपने JEBR दिया भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नाटा कंपलसरी है। अगर आपने नाटा नहीं दिया तो आप एडमिशन ही नहीं ले सकते आर्किटेक्चर में। तो वो कुछ भी ऐसा रूल बना देते हैं, इसलिए नाटा एग्जाम भी आप साइड, मतलब सेकेंड प्रायोरिटी आप नाटा रखना ही रखना है तुम्हें, मतलब ऑप्शनल नहीं है, तुम दो ही दो एग्जामिनेशन। और देखो, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारा JEE से अच्छा मिल जाए या नाटा से अच्छा मिल जाए, नहीं पता होता कि तुम्हारे किस में अच्छे आ जाएंगे। तुम्हें बस अपना 100% देना है, बाकी तो तुम्हारा स्कोर, तुम्हारे हार्डवर्क और तुम्हारे थोड़े बहुत लक पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। चलो, लेट्स टॉक अबाउट व्हाई नाटा मैटर्स। तो देखो, अगर हम नाटा की बात करें तो नाटा जो है वो एक 200 नंबर का टेस्ट है, 200 मार्क्स का ये टेस्ट होता है। BR की जो डिग्री है वो आप लोगों को सबको पता ही है कि 5 साल की डिग्री होती है, बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर की। और ये जो नाटा का स्कोर है इसकी वैलिडिटी अब सिर्फ 1 साल है। प्रीवियस ईयर्स में उन्होंने ऐसा किया था कि 2 साल तक उन्होंने वैलिड कर दिया था नाटा स्कोर, कि सपोज आपने इस साल एग्ज़ाम दिया 2026 में, और अगर आपने इस साल एडमिशन नहीं लिया तो 27 में 26 का स्कोर यूज़ करके एडमिशन ले सकते हो। लास्ट ईयर्स में उन्होंने ऐसा कर दिया था, बट अब ये रूल चेंज हो चुका है, अब ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। और ये बहुत सही हुआ है कि ऐसा उन्होंने नहीं किया है, बिकॉज हर साल का डिफ़िकल्टी लेवल अलग होता है। तो इस चीज़ से कन्फ्यूज़ मत होना, अब जो नाटा का स्कोर है वो सिर्फ 1 साल तक ही वैलिड आपका रहने वाला है। ओके, लेट्स गो टू नाटा वर्सेस JEBR। कौन सा एग्ज़ाम ज़्यादा अच्छा है, कौन सा एग्ज़ाम ज़्यादा बेटर है? तो देखो, नाटा में 2 सब्जेक्ट्स हैं, ड्राइंग और एप्टीट्यूड, ठीक है।
और JBR में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स, एप्टीट्यूड और ड्राइंग। तो एप्टीट्यूड और ड्राइंग तो आपका बेसिकली कॉमन होता है, और एक आपका सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है JBR में, विच इज़ JEE मैथमेटिक्स। अब जो ये मैथ्स है ये बेसिकली 11th एंड 12th की मैथमेटिक्स होती है, डिफ़िकल्ट होती है, ऐसा नहीं है कि NCERT लेवल की आ जाएगी, डिफ़िकल्ट लेवल की मैथमेटिक्स आती है। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है प्रिपरेशन के लिए। बाकी एप्टीट्यूड और ड्राइंग की जो प्रिपरेशन है आपकी नाटा और JBR की, वो कॉमन चलती है, ठीक है। जो आपको पढ़ना है मोर और लेस कॉमन है। तो JEE तक जब आप प्रिपेयर करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल JEE आपका जनवरी अप्रैल तक रहता है, फर्स्ट अटैम्प्ट JEE का जान में होगा, फिर सेकेंड अटैम्प्ट आपका अप्रैल में होगा, तो ऑलमोस्ट अप्रैल तक आप कॉमन ही पढ़ते हो। अप्रैल के बाद जो आपको नाटा फोकस्ड तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, वो आप 1-2 महीने में आराम से करके फिर नाटा एग्ज़ाम दे सकते हो। दैट इज़ द यूजुअल स्ट्रैटेजी स्टूडेंट्स फॉलो, ठीक है। क्योंकि JEE तक एग्जाम तक तो कॉमन आपको प्रिपरेशन करनी है, लेकिन ड्राइंग एप्टीट्यूड दोनों कॉमन ही सिलेबस है, आपको पढ़ना होता है वो भी कॉमन होता है। फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया, अब आप नाटा के क्वेश्चंस जैसे आ रहे हैं उस टाइप से आप प्रैक्टिस करोगे, है ना, या कुछ अगर चीज़ें अलग आ रही हैं, एक आधी क्वेश्चन मॉक टेस्ट दोगे, तो वो 1-2 महीना इनफ रहता है, ठीक है। बट बेसिक फंडामेंटल चीज़ें जो आपको पढ़नी है फॉर ड्राइंग एंड एप्टीट्यूड, इट इज़ गोइंग टू बी कॉमन। तो दैट इज़ वाई जो आपका प्रिपरेशन है वो आपको दोनों एग्जाम्स के लिए करनी चाहिए, क्योंकि एनीवेज कॉमन ही है जो आपको पढ़ना है, कुछ अलग से तो आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है JEE से रिलेटेड, कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो JEE तो आप क्रैक नहीं कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दो। JEE में अंडर 100 ऑल ओवर इंडिया अंडर 100 रैंक लाने के लिए भी आपको मैथ्स में बहुत अच्छे होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप बिलो एवरेज भी हो, अगर आपने मैथ्स में सिर्फ 1-2-3 क्वेश्चंस भी करे हैं, तब भी आपके अंडर 100 रैंक आ सकता है। तो लिटरली मैथ्स में आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छे होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि एवरेज से भी कम भी अगर आप हो, आपकी मैथ्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, फिर भी आप थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर लो, यू कैन गेट अंडर 100 रैंक, ठीक है। तो उसकी सब चीज़ की स्ट्रैटेजी होती है, तो वो चीज़ सोच के JEE की प्रिपरेशन ना करो, ऐसा ना करना। JEE के एग्ज़ाम शुड डेफिनेटली बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो, आपके ऑलरेडी 75 से कम आ चुके हैं बोर्ड्स में, तब वो थोड़ा कंसर्निंग है, क्योंकि आप JEE के लिए फिर प्रिपेयर कैसे ही क्या ही करोगे, क्योंकि 75% से ऊपर अगर आपके नहीं है तो JEE से आपको कोई एडमिशन नहीं मिलने वाला है, तो आपको फिर नाटा ही फोकस करना पड़ेगा। बट जनरली स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि फिर NIOS से सारे एग्ज़ाम दोबारा दे देते हैं, and then they get 75% plus and then they take admission through JEE also. तो that is also one of the options. थोड़ा tough है बट ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि अगर आपके कम आ गए तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, फिर आपको 12th दोबारा देनी पड़ेगी थ्रू NIOS। तो जो अभी 11th-12th में है बोर्ड्स पे भी इक्वल फोकस करो। अच्छा, बहुत स्टूडेंट्स को भी डाउट रहता है कि अगर हम अभी पहले बोर्ड्स पे ही फोकस कर लेते हैं फिर और बाद में कर लेंगे एंट्रेंस की प्रिपरेशन, नॉट अ गुड आइडिया। अगेन आई विल नॉट रिकमेंड। इतने सारे लोग साथ के साथ निकाल रहे हैं एग्जाम, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है निकालना, पूरे दिन या 10-10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं होती आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजिकली गाइडेंस के साथ सिर्फ 2 घंटे या 1.5 घंटे भी निकाल रहे हो दिन के, दैट इज़ मोर दैन इनफ। कंसिस्टेंटली आप ऐसा सोच लो कि मुझे 8 से 10, सपोज रात में मुझे 8 से 10 सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, चाहे मैं क्लास करूँ, चाहे सेल्फ स्टडी करूँ, चाहे कुछ करूँ, मैं सिर्फ 2 घंटा ही देने वाला हूँ पूरे दिन में। दैट इज़ गोइंग टू बी मोर दैन इनफ फॉर यू, ट्रस्ट मी। आपका एग्जाम क्रैक होगा, दोनों एग्जाम क्रैक हो जाएंगे, अंडर 100 रैंक आ जाएगी JEE में, और नाटा में जो भी टॉप स्कोर चल रहा है उस साल का वो आपका आ सकता है बहुत ही ईजिली। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा ड्रॉप लोगे बोर्ड्स के बाद, तो वो एक तो आपका 5 साल का कोर्स 6 साल का हो जाता है, एंड सेकेंडली मेंटली भी बहुत प्रेशर आता है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब कुछ होता नहीं है करने को, वो कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन। बट उसको पहले से ही मत लेके चलो कि चलो ठीक है बोर्ड्स के बाद देखेंगे, साथ के साथ ट्राई तो करो। क्यों आपको अपना 1 साल डिले करना है, ऑलरेडी लंबा कोर्स होता है, तो ट्राई करो। नहीं होता है तो ड्रॉप लेने का ऑप्शन ठीक रहता है उस केस में, कि चलो ठीक है आपका थोड़े मार्क्स से रह गया, नहीं हुआ, ठीक है आपने बहुत मेहनत करी बट एंड मोमेंट पे नहीं हुआ, या आपने लेट ही डिसाइड कर लिया, वो भी स्टूडेंट्स होते हैं, तो करते हैं स्टूडेंट्स ड्रॉप। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ऐसा गलत ऑप्शन है उस केस में कि चलो ठीक है आपने ट्राई किया पर नहीं हो पाया, आपने बहुत लेट डिसाइड किया, पर अभी अगर आपके पास टाइम है
तो प्लीज़ साथ के साथ प्रिपरेशन शुरू करो, इतनी टफ नहीं है, बहुत लाइफ आपकी इजी हो जाएगी। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो साथ के साथ ही निकालते हैं ना, ड्रॉपर स्टूडेंट्स तो कम होते हैं, ऐसा नहीं कि ड्रॉपर स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, ऐसा नहीं है, इट्स द ऑपोजिट, ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो साथ के साथ ही निकालने वाले हैं। तो यू कैन ऑल्सो डू इट इफ़ एवरीवन कैन डू इट, है ना। बाकी नहीं होता है तो ठीक है, फिर तो है ही ड्रॉप का ऑप्शन, बट उसको अभी से मत सोच के चलो, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास आपका जो मिनिमम परसेंटेज है, अगर आपके 45 से कम है तो देखो आप तो दे ही नहीं सकते एग्ज़ाम, है ना, ठीक है वो, बट ठीक है इतने तो आ ही जाएंगे। मेनली क्या होता है कि नाटा में बोर्ड्स के मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 45% तो मिनिमम क्राइटेरिया है, लेकिन इसमें होता क्या है कि सपोज़ अगर आपको सेप्ट में एडमिशन लेना है, जो कि टॉप का कॉलेज है थ्रू नाटा, तो वो लोग आपको क्या करते हैं, आपके 50% बोर्ड्स के मार्क्स प्लस आपके 50% नाटा के मार्क्स, ठीक है, ये दोनों मिला के वो आपका मेरिट मार्क्स बनाते हैं, ठीक है। इस मेरिट मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है, तो दोनों ही मैटर कर रहा है। अगर आपके बोर्ड्स के मार्क्स बहुत कम है तो आप कितना भी ज़्यादा ले आओ नाटा में, कितना भी ज़्यादा, आपके सेप में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, ना के बराबर हो जाते हैं। इसीलिए बोर्ड्स में आपका अच्छा होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बोर्ड्स में मेरे शायद इतने अच्छे नहीं आ पाएंगे, तो एटलीस्ट 75% से ऊपर ले आओ, बस 75 भी ले आओ, एक अच्छा रैंक ले आओ JEE-BR में, और JEE से फिर टॉप में एडमिशन ले लेना, ठीक है। उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ऑलरेडी पता है कि बोर्ड्स में हमारे बहुत अच्छे परसेंटेज नहीं आ सकते या नहीं आने वाले हैं, ठीक है, तो यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ, इन दैट केस डेडिकेट योर प्रिपरेशन टू JEE-BR। बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, 76% है, 77 है, 80 है, 90, कोई फ़र्क ही नहीं है, उसमें तो आपके रैंक के बेसिस पे एडमिशन होना है, बस वो मार्क आपको हिट करना है कि 75 से नीचे नहीं होने चाहिए। नहीं तो अगर आपकी 74 है या 74.9 भी है और आपकी अंडर 100 रैंक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें नहीं मिलेगा एडमिशन, ठीक है। तो वो बस उनका मार्क इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको लग रहा है तो आप फिर वो टारगेट कर सकते हो, बट साथ के साथ हाँ मैंने ये भी बता दिया कि जो स्टूडेंट्स का JEE के थ्रू नहीं होगा तो फिर नाटा के थ्रू तो मेरिट मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें रहता है, ठीक है। इसके अलावा बेसिकली अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हो तो आपका डिप्लोमा 10+3 का जो है उसमें मैथ्स कोई भी एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सारी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स देखो चेंज करते रहते हैं ये लोग, कभी कभी थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं, जैसे इन्होंने अभी लास्ट ईयर में करा था कि फिजिक्स और मैथ्स ही है, केमिस्ट्री हो ना हो, फिजिक्स मैथ्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। बट इन जनरल वो कभी भी वो चेंज भी कर सकते हैं, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर चेंज कर दे या नेक्स्ट ईयर चेंज कर दे। तो सेफर साइड के लिए PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अगर आपके पास है सब्जेक्ट तो कोई इशू नहीं आने वाला है, ठीक है। और अगर नहीं है, मान लो केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री की जगह आपके पास बायोलॉजी है, तो फिर भी आप नाटा एग्ज़ाम दे सकते हो, बट मेनली चेंज कर सकते हैं वो लोग कभी भी, है ना, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो वो लोग हर साल थोड़ा ऐसा करते रहते हैं। एक्सपेक्टेड टाइमलाइन के बारे में बात कर लेते हैं कि कब क्या चीज़ें होने वाली हैं आपकी आने वाले टाइम में। तो देखो अभी रजिस्ट्रेशन तो आपका अगले साल Feb-March में होगा, तो अभी उसमें बहुत टाइम है। अभी आपको नाटक के लिए कोई रजिस्टर नहीं करना, कुछ आपको उनकी वेबसाइट पे नहीं जाना, कुछ अप्लाई नहीं करना, अभी कुछ नहीं करना है, अभी आपको सिर्फ प्रिपेयर करना है। तो ये तो अगले साल 2027 में Feb-March होने वाला है। एग्ज़ाम डेट्स अवेलेबल एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे बिटवीन अप्रैल टू जून, मतलब अप्रैल से जून में एग्ज़ाम होता है, अप्रैल से जून में नाटा का एग्ज़ाम होता है। अब कैसे होता है ना, इन्होंने कैसे कर दिया है, जितने भी आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देखे होंगे आपने देखा होगा कि कोई सिंगल डेट होती है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मान लो जैन में है इस डेट पर, या स्लॉट में होता है कि मान लो 20 से 30 जैन के बीच में आपका किसी एक दिन एग्जाम हो, जैसे JEE में भी होता है, फिर आपका अप्रैल में होगा किसी एक दिन। नाटा में उन्होंने ऐसे कर दिया है कि अप्रैल से जून तक हर फ्राइडे सैटरडे हर वीक वो लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं, डेट्स आपके अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इनका थोड़ा इन्होंने अलग ही सिस्टम कर दिया है, तो ये आपका मोर और लेस नेक्स्ट ईयर भी ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करो अटेम्प्ट वाइज रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड 10 से 15 दिन आफ्टर द एग्जाम। तो सपोज आप, क्योंकि वो तो खुद ही चूज कर सकते हो आपको कौन सी डेट पे एग्जाम देनी है, कोई भी फ्राइडे सैटरडे रजिस्टर कर लो, ठीक है। और एक बार भी दे सकते हो, 2 बार भी दे सकते हो, एंड देन व्हेन यू गिव द एग्जाम 15-20 दिन तो वो ले लेते हैं, थोड़ा एक हफ्ते में तो कभी नहीं आता, यूजुअली 15-20 दिन बाद आपको जो अटेम्प्ट आपने दिया उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अब इस साल से चेंज ये हुआ है कि अब नाटा में जो है ना
परसेंटाइल भी आई है, परसेंटाइल। अब देखो होता क्या था ना कि नाटा में मान लो पिछले साल किसी स्टूडेंट के 120 आए, तो भाई वो डिप्रेशन में है कि भाई मेरे तो 200 में से बस 120 आए, मेरे तो इतने कम मार्क्स आ गए। उसे पता ही नहीं है कि उस साल का 120 बहुत अच्छा स्कोर है, एकदम हाईएस्ट। तो नाटा में ये बहुत इशू हो गया था कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि उनका स्कोर अच्छा है कि नहीं है, राइट। तो अब परसेंटाइल, अच्छा परसेंटाइल आता कब है? परसेंटाइल आएगा आपका बेसिकली जब सारे एग्जाम्स हो जाएंगे, है ना। तो जैसे कि परसेंटाइल, जैसे अभी क्या चल रहा है, अब जाके परसेंटाइल आया है ऑलमोस्ट, अब तो जुलाई आ गया। तो 13 जून को लास्ट एग्जाम था, है ना। 13 जून के बाद उन्होंने मतलब अभी 2-3 दिन पहले परसेंटाइल दिया है नाटा का। तो इस तरीके से जब आपके सारे अटेम्प्ट्स हो जाएंगे तब आपका परसेंटाइल आएगा, और जो आपका बेस्ट स्कोर होगा वही आपका फाइनल स्कोर होगा, और उसी के हिसाब से आपको परसेंटाइल मिलेगी। जिन लोगों को ये नहीं पता है कि परसेंटाइल क्या होता है, परसेंटाइल इज़ बेसिकली कि आप कितने लोगों से आगे हो। जितने भी लोगों ने नाटा एग्जामिनेशन दिया है तो आप कितने लोगों से आगे हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपकी परसेंटाइल आई 99, तो मतलब 99% ऑफ लोग जिन्होंने नाटा एग्जामिनेशन दिया है इन दिस ईयर, उनसे आप आगे हो। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ परसेंटाइल। तो एक तरीके से एक कॉम्पिटिटिव रैंक तो नहीं, पर एक तरीके से एक स्कोर आपको मिल जाता है कि आप कितने लोगों से आगे हो। तो आपको पता चल जाता है कि हाँ आपने एग्ज़ाम अच्छा किया है। 99% लोगों से तो आपने अच्छा किया है, सिर्फ 1% लोग ही हैं जो आपसे आगे हैं, ठीक है। और जो इसका पूरा ऑफिशियल ब्रोशर आएगा ना, ये आपका अराउंड दिसंबर, जैन, है ना। कभी कभी पहले दे देते हैं अगर कुछ मेजर चेंज करते हैं, नहीं तो फिर वो कभी भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो फरवरी में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाली है, तो फिर जैन में आपका ब्रोशर रिलीज़ कर देंगे। ब्रोशर में वो लोग जो भी मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ ना, सब कुछ मेंशन्ड रहेगा 2027 का, कि एलिजिबिलिटी क्या है उस साल के लिए, कुछ पैटर्न में चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है, सिलेबस क्या है। तो वो सब कुछ जो है फाइनल उस साल के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रोशर में रिलीज़ होता है, लेकिन वो अभी नहीं होगा, वो अभी टाइम है उसको होने में, ठीक है। तो उसको अभी भूल जाओ। अभी के लिए आपको याद रखो कि यही सारी चीज़ें मोर और लेस हम मान के चलेंगे। कुछ अगर एक आधी चीज़ें चेंज हुई तो मैं ऑफकोर्स वीडियो तो बनाऊंगी, फॉलो करते रहना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अटेम्प्ट्स एंड स्कोर वैलिडिटी। तो देखो स्कोर जो है वो आपको मैंने बताया है कि 1 साल के लिए ही वैलिड है। अब नाटा में जो है इस साल उन्होंने 2 ही किया है बेसिकली, कि आप सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट दे सकते हो। तो अगेन वो आप कितने अटेम्प्ट दे सकते हो इस साल में, 2 या 3, दैट विल बी मैंशनड इन 2027 का जो ब्रोशर आएगा। बट वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपके जो भी बेस्ट स्कोर होगा ना, अब 2 अटेम्प्ट हो या 3 अटेम्प्ट हो, जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा वही आपका फाइनल स्कोर होगा जो कि वैलिड होगा, ठीक है। ओके, लेट्स कम टू द एग्जाम पैटर्न नाउ। थोड़ा मैं आपको बताती हूँ कि कैसे एग्जाम का पैटर्न रहता है। टोटल आपका 3 आवर्स का एग्जाम होता है, ठीक है। 200 मार्क्स का होता है, और इसमें 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। 2 पार्ट्स हैं, 100 नंबर के नहीं है। अभी बता रही हूँ मैं आपको कैसे कैसे रहेगा। एक आपका है पार्ट ए विच इज़ योर ड्राइंग, एंड बेसिकली ड्राइंग का पार्ट है जो कि आपको शीट पे करना होगा, और आपको मॉडल भी बनाना होता है। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी ड्राइंग का पार्ट। और एक आपका है पार्ट बी विच इज़ योर एप्टीट्यूड, और ये आपका होता है 120 मार्क्स का। तो 120 मार्क्स का एप्टीट्यूड है और 80 मार्क्स का आपका ड्राइंग है। दिस इज़ द लाइक मार्किंग। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको सारे अटेम्प्ट करने ही है, अब तुक्का लगाओ जो लगाओ, नेगेटिव मार्किंग इसमें कोई नहीं होती है, ठीक है। लेकिन द मेन थिंग इज़ दैट इट इज़ कंप्यूटर बेस्ड अडैप्टिव टेस्ट, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा लाइक डिफ़िकल्ट है इन कंपैरिजन टू एनी अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम। इसका मैं तुम्हें मतलब बताती हूँ कि होता क्या है अडैप्टिव टेस्ट। इसमें ये होता है कि आप नाटा एग्ज़ाम देने गए और आपको कोई क्वेश्चन मिला, वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाए, या फिर आपने गलत आंसर किया उसका, तो जो उसके बाद क्वेश्चन आएगा वो इजी आएगा तुमको, ठीक है। और लेकिन उसके मार्क्स भी कम होंगे। इजी क्वेश्चंस के मार्क्स कम है, टफ क्वेश्चंस के मार्क्स ज़्यादा हैं। तो अगर आपने 3 क्वेश्चन मान लो सही कर दिए, तो जो चौथा क्वेश्चन आएगा वो इतना टफ आएगा कि प्रॉब्ली तुम कर ही नहीं पाओगे, लेकिन उसके मार्क्स फिर बहुत ज़्यादा मिलते हैं अगर तुम सही करते तो। बट वो इतना टफ दे देते हैं, 4-5 क्वेश्चन सही कर लो तो इतना टफ दे देते हैं कि भाई वो मतलब फिर कोई कर ही ना पाए, ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं। फिर 1-2 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, फिर ईजी दे देंगे। तो हर स्टूडेंट के क्वेश्चंस अलग है, किसी भी स्टूडेंट को सेम क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है। अपने आप वो क्वेश्चन देते हैं, मोर और लेस AI बेस्ड एग्जाम तुम मान लो, और इस तरीके से फिर मार्किंग रहती है। और इसको भी और टफ करने के लिए जो आपका
एक क्वेश्चन है उसमें भी उन्होंने टाइम लिमिट चला रखी है, तो टाइम लिमिट चलता रहता है। एक क्वेश्चन का 108 सेकंड का टाइम लिमिट होता है एप्टीट्यूड में, है ना। तो एक क्वेश्चन आपको सिर्फ 108 सेकंड के लिए ही दिखेगा। 100 सेकंड में तुम्हें उसको सॉल्व करना है, लास्ट के 5-6 सेकंड में तुमको उसको मार्क करना है। पता चला तुम एंड तक सॉल्व कर रहे हो, मार्क नहीं किया, वो क्वेश्चन ही हट जाएगा, ठीक है। बेसिकली डाटा में सिर्फ सिलेबस ही इसीलिए एप्टीट्यूड में कंप्लीट नहीं करना ज़रूरी है, बल्कि उसमें बहुत ज़्यादा तुम्हें मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा तुम्हें हैबिट बनेगी क्वेश्चंस को टाइम लिमिट में सॉल्व करने की। एंड ऑफ कोर्स सिलेबस तो पहले कंप्लीट करना ही है, ये लास्ट मोमेंट की चीज़ होती है। अभी से मॉक टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले पढ़ लो, सिलेबस कंप्लीट करो। जब तुम्हें लगेगा कि हाँ मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मुझे सब आता है, तब तुम्हें पूरा एंड मोमेंट पे मॉक टेस्ट देने हैं, ताकि तुम 108 सेकंड में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ, ठीक है। क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ है, तुम ऐसा प्लान नहीं कर सकते हो कि अच्छा चलो ठीक है ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो दूसरे में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा। तो उसकी वजह से मतलब आते हुए क्वेश्चंस भी ना नहीं सॉल्व हो पाते हैं टाइम लिमिट की वजह से, तो तुम्हें बहुत अपनी स्पीड इंक्रीज़ करनी पड़ती है। तो वो लास्ट में ही होगा, एक बार तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पार्ट बी का पैटर्न। चलो अब पार्ट ए के बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो ड्राइंग पार्ट में देखो गाइस 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला तो आपका आएगा कॉम्पोजिशन एंड कलर 25 मार्क्स का, मैं अभी बताऊंगी कि इसमें क्या आपको बनाना होता है। सेकंड आपका आएगा स्केचिंग एंड कॉम्पोजिशन, अगेन 25 मार्क का। और थर्ड आएगा आपका 3D कॉम्पोजिशन या 3D मॉडलिंग कह लो इसको, ठीक है। तो मैं आपको सब अभी दिखाती हूँ एक एक करके कि आपको क्या क्वेश्चंस जो है ना वो किस टाइप के मिलेंगे और आपको कैसा बनाना होगा। देखो पार्ट बी तो मैंने आपको पूरा समझा ही दिया था वैसे, बट इसमें देख लो क्या क्या रहेगा। बेसिकली आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, विजुअल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, अडैप्टिव टेस्ट और स्पीड का मैंने आपको ये बता दिया था कि आपका 108 सेकंड में आपको करना होगा, ठीक है। और आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी होंगे, नो चॉइस क्वेश्चन, 8 आपको नो चॉइस क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिसमें कि आपको डायरेक्टली टाइप करना होता है आंसर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आंसर उसका है ना क्वेश्चन का, मान लो अगर आंसर 2 है तो आपको एक्जैक्टली 2 ही टाइप करना होता है। ऐसा नहीं कि आपने 2 सेंटीमीटर या कुछ अपने हिसाब से टाइप कर दिया तो वो फीड में गलत ले लेता है बेसिकली। तो ये सब चीज़ें भी हम आपको क्लासेस में बताते हैं कि आपको किस तरीके से आंसर टाइप करना है सही तरीके से, ताकि आपको सही मार्क्स मिले, ठीक है। तो बेसिकली आपके एमसीक्यू नो चॉइस क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है 42 एमसीक्यू और 8 एनसीक्यू क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं इन द एमसीक्यू वाला पार्ट बी, ठीक है। ड्राइंग में आपको क्या क्या सिलेबस कवर करना है ये मैं डिटेल में किसी और वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि सिलेबस एक्सप्लेन करना एक बहुत अलग चीज़ है, उसमें मुझे टाइम भी चाहिए, मुझे आपको बहुत डिटेल में बताना भी पड़ेगा कि इसमें आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो बहुत ही लंबी चीज़ हो जाती है। तो अभी आप बिल्कुल शॉर्ट में देख लो कि आपको पोर्ट्रेट, ह्यूमन फिगर, पर्सपेक्टिव, लाइट शैडो, ठीक है, लोगो, डिज़ाइन थ्योरी, मतलब बेसिकली अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है इन जनरल तो आपको फ़ायदा होगा, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है, आपका एग्ज़ाम क्रैक होना बहुत मुश्किल है इवन अगर आपकी ड्राइंग अच्छी हो, बिकॉज एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। आपको जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जो एग्जामिनर को आपके स्केच में देखना है, वो चीज़ पढ़ना और उसी तरीके से प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो 3 पार्ट आते हैं। अच्छा देखो A1 जो आपका क्वेश्चन आएगा ना, उसमें आपका कोई तो इसमें से आएगा, या तो लोगो, साइनेज, कुछ तो डिज़ाइन बेस्ड क्वेश्चन आता है। कोई पोस्टर डिज़ाइन कर दिया, कोई टी शर्ट डिज़ाइन कर दिया, कोई भी डिज़ाइन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंड जो आपका है उसमें आपका 3D कॉम्पोजिशन आ सकता है, स्कल्पचर डिज़ाइन आ सकता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी स्केचेस कि इन तीनों पार्ट्स में क्या एग्जैक्टली बनाना होता है। और लास्ट जो है वो 3D मॉडल है, ठीक है। और ये सिलेबस है, ये टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं, ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, तो कंफ्यूज मत होना। These 3 are the types of question you will get in the exam. These are the topics that you need to cover, the fundamentals that you need to cover for the drawing part. ठीक है, तो अभी हमने एक बार थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, कंफ्यूज ना हो तुम लोग। बेसिकली हमने बात करा कि एप्टीट्यूड में क्या चीज़ें आपको करनी है ना। 42 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 8 आपके नो चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ड्राइंग में 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, और जो डिटेल्ड सिलेबस है उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। अगली वीडियो में आप सिलेबस का ही मैं पूरा बताऊंगी, एप्टीट्यूड का डिटेल में बताऊंगी। अभी मैंने बताया नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है उसका। मैथ्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग भी आएगी, वर्बल रीजनिंग भी आएगी।
तो बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं इसमें, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। तो मैं पूरा अच्छा सा एक प्रेजेंटेशन बना के जिसमें सारा सिलेबस और क्या क्या टाइप के क्वेश्चन उससे आते हैं नाटा एग्जाम में, क्योंकि नाटा एग्जाम सारे फैकल्टी मेंबर्स ने, हमने 2026 में दिया था, तो मैंने भी दिया था, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि वो क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, कौन से टॉपिक से पूछते हैं। तो आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी सिलेबस के ऊपर, ठीक है। 3D कॉम्पोजिशन जो आपका ये वाला था A2 क्वेश्चन, A2 टाइप का जो कैटेगरी था, उसमें आपको ये बनाना होता है ऑब्जेक्ट ड्राइंग या 3D कॉम्पोजिशन आप कह लो, स्कल्पचर भी बनाने आ सकता है। तो उसमें बेसिकली आपको पेंसिल से ही बनाना होता है, ब्लैक एंड वाइट ही बनाना होता है, कलर इसमें नहीं करना होता है। लेकिन ये ऐसा आप रैंडमली जाके एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाओगे, मतलब एक तो टाइम लिमिट भी है, ऊपर से इसमें टेक्निकलिटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं, जैसे पर्सपेक्टिव हो गया, लाइट एंड शैडो हो गया, किस तरीके से शेडिंग करनी है, किस तरीके से शैडोज़ बनाने हैं, मटेरियल्स कैसे दिखाना है, क्योंकि वो लोग कुछ भी बोल देते कि ग्लास दिखाओ, मेटल दिखाओ, कोई भी मटेरियल स्पेसिफिक भी बोल देते, तो उसको कैसे रेंडर करना है, कैसे उसको शेड करना है, तो सारी चीज़ें आपको पहले से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। उसमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपकी ड्राइंग पहले से अच्छी है कि नहीं है, इवन अच्छी भी है तब भी आप नहीं बना पाओगे ऑन द स्पॉट जाके एग्जाम में, राइट। तो उसको आपको एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन और प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको बेसिक्स सीखना पड़ेगा, जैसे पर्सपेक्टिव या वो मतलब आपका देखने में जनरली स्केच गलत ना लगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिज़ाइन क्वेश्चंस में आपका पोस्टर डिज़ाइन है, जैसे मैंने आपको बताया, म्यूरल, साइनेज, कुछ भी आ सकता है। तो उसमें आप कलर्स कैसे यूज़ कर रहे हो, कौन से यूज़ कर रहे हो, साथ में कैसे वो विजुअली अपीलिंग लगे, सुंदर लगे, कलर साइकोलॉजी क्या यूज़ कर रहे हो। मान लो अगर कोई ऐसी चीज़ बनाने के लिए आई, पीस जैसे कोई रिप्रेजेंट करता है, तो पीस के लिए आप कौन से कलर्स रिप्रेजेंट करोगे जो कि काम करते हैं माइंड को, राइट। तो कलर साइकोलॉजी, कलर थ्योरी, थ्योरेटिकली भी बहुत चीज़ें आपको इसके लिए पढ़नी पड़ेंगी, एंड देन उनका एप्लीकेशन कि आप उसको कैसे अप्लाई करोगे। एंड 3D मॉडल का क्वेश्चन आता है, तो जो आपको ये फोम शेप्स दिख रहे हैं ना इस तरीके से, ये 12 शेप्स आपको फोम के वो एग्जाम में देंगे, एंड देन इसी से आपको ऐसा ग्लू भी देंगे, उसको जोड़ के कुछ तो मॉडल बनाना पड़ेगा, और वो प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन पे ही रहता है कि वो बोल देंगे शो रिदम, शो हारमोनी। तो अगेन ये भी पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, और थ्योरी का एप्लीकेशन है ये डिज़ाइन का एप्लीकेशन। तो इसमें दो तो बिल्कुल डिज़ाइन बेस्ड क्वेश्चन ही आ गए, है ना, जो कि आप आर्किटेक्चर में एक्चुअली में डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है, जिसमें आप डिज़ाइन थ्योरी पढ़ते हो और उसको अप्लाई कैसे करना है बिल्डिंग्स में भी और अपने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में, वो बेसिकली कहीं ना कहीं पूछते हैं एग्जाम में। तो इसलिए खुद से तो आप ये बहुत मुश्किल है कि इसको समझ भी पाओ, क्योंकि अगर कोई आर्किटेक्ट नहीं है तो आपको प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, रिदम, हारमोनी, उसका एप्लीकेशन वो खुद से तो समझ आने ही नहीं वाला है। तो फॉर दिस यू रियली नीड गुड गाइडेंस टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस करेक्टली, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक एक एप्टीट्यूड का सिलेबस है, जैसे विजुअल रीजनिंग हो गया, विजुअलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग के क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आते ही हैं, आर्किटेक्चरल अवेयरनेस, डिज़ाइन सेंसिटिविटी, बेसिक मैथ्स आपकी आएगी अप टू 10th लेवल की। 11th 12th की मैथ्स नाटा में नहीं आती है, बेसिक मैथ्स ही आती है, ठीक है। और आपका जनरल नॉलेज के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको कवर करनी है। ये कॉमन सिलेबस है, मतलब हो सकता है कि मान लो जेई में आर्किटेक्चरल अवेयरनेस के ज़्यादा क्वेश्चंस आए, है ना, या विजुअलाइजेशन के ज़्यादा क्वेश्चंस आए। नाटा में आपका बेसिक मैथ्स, देखो जेई में तो बेसिक मैथ्स आता ही नहीं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो वो सिर्फ नाटा में आता है। हो सकता है कि जेई में जीके के क्वेश्चन थोड़े कम आए, तो वो वेटेज इधर उधर हो सकता है, बट जो पढ़ना है ना आपको वो मोर और लेस कॉमन रहता है फॉर बोथ नाटा एंड JBR का एप्टीट्यूड। प्रिपेयर आपको कैसे करना है, देखो, इफ़ यू रियली वांट टू क्रैक द एग्ज़ाम एंड 100% अगर आपको चाहिए कि हाँ भाई मैं करना चाहता हूँ अच्छे से प्रिपेयर, या करना चाहती हूँ अच्छे से प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम, तो आई वुड रिकमेंड यू दैट यू शुड टेक गाइडेंस। ये गलती मैंने अपने टाइम में भी करी है, क्योंकि मैंने गाइडेंस नहीं लिया था, मैंने डायरेक्टली जाके सोचा था कि यार मेरी तो ड्राइंग अच्छी है, तो एग्जाम में अगर ड्राइंग आ रहा है तो मेरे तो अच्छा ही होगा। बट नाटा एग्जाम में मेरे जो मिनिमम 20 मार्क्स का क्राइटेरिया था उस टाइम पे, कि मिनिमम आपके 80 में से 20 मार्क्स होने चाहिए, तभी आप पास हो गए पूरे ऑल ओवर नाटा एग्जाम में। हो सकता है कि आपके एप्टीट्यूड में फुल मार्क्स भी हो, पर अगर आपके मिनिमम 20 मार्क्स नहीं आए तो आप पास भी नहीं हो। तो मेरे 20 भी नहीं आए थे नाटा में, और जबकि मैं ड्राइंग में बहुत अच्छी थी स्कूल में भी, इवन मेरे को काफ़ी अवार्ड भी मिल रखे हैं पहले ड्राइंग में स्कूल के टाइम में। तो इन जनरल मेरी ड्राइंग अच्छी थी स्कूल टाइम में, बट मेरे नाटा में 20 नंबर भी नहीं आए थे, जो मिनिमम क्राइटेरिया था उस टाइम पे,
फिर फाइनली जब मैंने प्रिपेयर किया एग्जाम के लिए अच्छे से, मैंने भी कोचिंग किया था उस टाइम पे, वो कोचिंग इतना अच्छा नहीं था बट ठीक है, मुझे एटलीस्ट समझ तो आया कि प्रिपेयर करना होता है एग्जाम के लिए, ऐसे नहीं क्रैक होने वाला है। तो फिर मैंने खुद भी बहुत सारी चीजें फिगर आउट की और कहीं ना कहीं मुझे वहीं से समझ आया कि यार इंडिया में कोचिंग्स पता नहीं क्यों पर वो क्वालिटी दे ही नहीं पा रहे हैं जो स्टूडेंट्स को चाहिए। और वो बहुत बड़ी बात है भी नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो चीज़ें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें आप पढ़ाओ, कंसिस्टेंटली पढ़ाओ, थोड़ा ध्यान दो स्टूडेंट्स पे, थोड़ा उनसे बात करो, थोड़ा उनकी लाइफ के बारे में पूछो क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, उतना भी बहुत होता है। वो मतलब कोचिंग्स में क्या होता है, स्टूडेंट चले गए फिर उनको छोड़ दिया, वो मतलब ही नहीं है कि भाई वो आ रहा है नहीं आ रहा है, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, उससे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ मतलब नहीं है, और जो पढ़ा रहे हैं वो भी रिलेटेड नहीं है एग्जाम से। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जब मुझे हुई थी, फेस मैंने की थी, जिसकी वजह से जो मेरा पोटेंशियल था वो अचीव ही नहीं हो पाया। क्योंकि अगर मान लो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मेरा बहुत पोटेंशियल है, मैं ड्राइंग में भी बहुत अच्छी थी, मैं बहुत अच्छा कर सकती थी, बट सही गाइडेंस की वजह से अगर एक भी बच्चा पूरे इंडिया में अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं जा पा रहा या उस कॉलेज में नहीं जा पा रहा जो वो डिजर्व करता है, तो ये कितनी गलत चीज़ है। मतलब इससे गलत क्या हो सकता है कि सिर्फ गाइडेंस की वजह से, तुम्हें पोटेंशियल भी था, तुम कर सकते थे, सिर्फ तुम्हें सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिली तो तुम नहीं कर पाए, तो ये क्या बात हुई, तो कोई बात ही नहीं हुई। तो फिर मैंने सोचा यार ये तो बहुत ही बड़ा कंसर्न है। ऐसे तो फिर कभी अच्छे आर्किटेक्ट्स जो बन सकते थे, इतने सारे लोग थे जिनमें पोटेंशियल था, बहुत अच्छा कर सकते थे आर्किटेक्चर फील्ड में, वो तो कभी उस लेवल पे पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि उनको अच्छे कॉलेज में नहीं जाएंगे तो फिर अच्छे फैकल्टी मेम्बर से इंटरेक्शन नहीं होगा, अच्छे कॉन्टैक्ट्स नहीं बनेंगे, और मे बी उनका इंटरेस्ट भी हट जाए आर्किटेक्चर से। तो ये मुझे पर्सनली बहुत डीपर लेवल पे कंसर्न लगा, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि आई वॉन्ट टू एजुकेट पीपल एंड आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल क्रैक आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम्स। तो इसीलिए मैंने ऐसे एट द फर्स्ट स्टार्ट भी किया है। एंड अगर आपको प्रिपेयर करना है विद स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी, तो सबसे पहले इसी को ऐसा नहीं तो मैं बोलूँगी कि आज नहा लो बस कर लो अपनी रिविजन चार। ऑब्वियसली तुम आओ पहले डेमो क्लास देखो, ये जो नंबर मैं लिखती हूँ 8829086115, इस पर तुम कॉल या व्हाट्सएप करो, तुम्हें नंबर नीचे भी दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कॉल और व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर एंड बुक योर फ्री डेमो क्लास। आप फ्री डेमो क्लास बुक करो, मेरे साथ आओ, बैठो, अपने डाउट्स क्लियर करो और देखो कि हम पढ़ाते कैसे, क्योंकि ये सब गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्चुअली में जो अलग चीज़ है SSAC में ना, जो हम अलग करते हैं, दैट इज़ हाउ वी टीच। एंड जैसे मैंने तुम्हें बताया कि SSAC मैंने स्टार्ट किया था, मेरे पर्सनल जो मुझे प्रॉब्लम आई या मुझे ऐसा लगा कि नहीं सही हो रही हैं चीज़ें, तो बहुत ही पैशन ड्रिवन इंस्टीट्यूट है ना। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही स्टार्ट कर दिया या सिर्फ पहला बिजनेस इसको देख रहे हैं, इट्स अ वेरी पैशन ड्रिवन कंपनी। तो वो चीज़ हमेशा रहेगी ही रहेगी कि जो भी चीज़ें हैं मैं देख रही हूँ यार, हाँ अच्छे मार्क्स तो आने ही चाहिए, सारी चीज़ें पिच परफेक्ट होनी ही चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर मैं भी वही प्रॉब्लम्स कॉज कर रही हूँ या क्वालिटी नहीं दे पा रही हूँ या प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स की सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, तो हाउ एम आई डिफरेंट एंड व्हाट इज़ इवन द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग SSAC। बट तो कोई पॉइंट ही नहीं रह जाएगा, राइट। तो इसीलिए आई वुड रिकमेंड यू कि तुम आओ, बैठो, क्लास करो एंड देन स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन। ओके, मैंने तुम लोगों के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी लॉन्च की है कि अगर तुम हमारी वेबसाइट पे जाओगे ना, तो बुक अ फ्री डेमो क्लास का देखो बटन यहीं पे आता है सामने, तुम यहाँ से भी कर सकते हो। एंड यू वी क्लिक ऑन दिस बटन, तुम्हारे कुछ डिटेल्स को चाहिए तो तुम उसको फिल करना, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। एंड देन डेफिनेटली गो टू द कोर्सेज सेक्शन। जब आप कोर्सेज सेक्शन में जाओगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे हमारी LMS वेबसाइट पे, विच इज़ आवर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वेबसाइट। तो सब लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो यहीं पे लॉगिन करके अपना पढ़ाई करते हैं, सारी क्लास यहीं पे आती है, लाइव क्लास भी वो यहीं से ज्वाइन कर सकते हैं, और रिकॉर्डिंग्स सारी क्लासेस की यहीं पे मिलती हैं, मॉक टेस्ट, उनको जो भी चाहिए सब यहीं पे लॉगिन, मतलब पोर्टल ही है, तो आपको यहाँ पे दिखा होगा, यहाँ पे क्लिक करके स्टूडेंट्स अपना लॉगिन करते हैं नॉर्मल अपने मोबाइल नंबर से एंड देन द स्टडी। तो मैंने तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्लान कर रखी हैं, सम फ्री स्टडी मटेरियल्स, सम फ्री कोर्सेज, जिससे कि तुम स्टार्ट कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन। क्योंकि मेरे को पता है प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम करना नहीं चाहते हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि अलग क्या पढ़ सकते हो, तो या कुछ अलग पढ़ना भी है या तुम कुछ गलत कर भी रहे हो। क्योंकि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ गलत कर ही नहीं रहे, तुम तो कर लोगे और फिर तुम एंड मोमेंट पे नहीं कर पाए, तब टाइम भी चला जाता है। तो स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम यही होता है, मुझे पता है, मैंने भी फेस किया है कि नहीं पता होता कि क्या पढ़ना है एग्जाम के लिए, या अगर वो कुछ पढ़ भी रहे हैं, किसी बुक से पढ़ रहे हैं, उनको बुक मिल गई, या इवन किसी कोचिंग में भी जा रहे हो तो उनको लग रहा है कि वो जो कर रहे हैं वो इनफ है। उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो जो पढ़ रहे हैं किसी कोचिंग में 90% ऑफ द टाइम वो इनफ नहीं है, उससे तुम्हारा एग्जाम नहीं क्रैक होने वाला। इसीलिए रिजल्ट्स जो है किसी भी कोचिंग के वो भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब मैं भी तुम्हें अपने रिजल्ट्स पे दिखाऊंगी, बिकॉज रिजल्ट्स मैटर करते हैं, रिजल्ट्स स्पीक। मेरे बोलने से क्या होता है, तुम रिजल्ट देखोगे तो तुम्हें अपने आप ही चीज़ें समझ में आएंगी
कि हाँ इतने सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो वाई नॉट अस। तो इसीलिए मैंने तुम लोगों के ये पी कोर्सेज, पी स्टडी मटेरियल, हमारा पूरा करिकुलम कि हम कैसे बढ़ाते हैं, क्या सिलेबस पढ़ाते हैं, किस तरीके से टेस्ट, मॉक टेस्ट करते हैं, क्या फॉलो क्या करते हैं, क्योंकि करिकुलम तो बनाना ही पड़ेगा ना, स्ट्रैटेजी तो बनानी पड़ेगी। ऐसे तो एग्जाम क्रैक होने नहीं वाला एक सिंगल पर्सन का भी। प्री कोर्सेज में जाओगे, स्टार्ट करो पढ़ना, देखो। अभी तो देखो, अभी रिसेंटली हमने ये लॉन्च किया है वेबसाइट, धीरे धीरे करके हम इसमें बहुत सारी चीज़ें अपडेट करने वाले हैं। फॉलो करते रहना। ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो, अभी एंड्रॉयड के लिए ऐप लॉन्च हो चुका है, तो अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो आप अभी ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें भी पढ़ सकते हो। अगर आपके पास अभी आईफोन है तो iOS के लिए बस आने ही वाला है विद इन अ फ्यू डेज, मतलब कभी भी आ जाएगा, 4-5-6 डेज में कभी भी लॉन्च हो जाएगा, तब आप ऐप डाउनलोड कर लेना। अभी आप यू कैन जस्ट गो टू द वेबसाइट, ठीक है। तो स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन, एक स्टार्ट आपको मिल जाएगा, एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। प्री डेमो क्लास आप आओगे, क्लास करके देखोगे, यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ टू प्रिपेयर, क्या इंपॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन के लिए। एंड देन ऑफ कोर्स इफ़ यू फील दैट वी कैन हेल्प यू, अगर आपको लगता है कि आपका कोचिंग करने से ड्रीम कॉलेज आपको मिल ही जाएगा, आपको एक डायरेक्शन मिल गई, आपको समझ आ गई सारी चीज़ें, तो डेफिनेटली आप करोगे ही करोगे, आपको करना ही चाहिए। बिकॉज वंस यू गेट इट टू द टॉप कॉलेजेस, आपको जो क्वालिटी मिलेगी एजुकेशन की, जो टीचर्स मिलेंगे, जो आपके अराउंड स्टूडेंट्स होंगे, दे विल पुश यू टू बिकम योर 100%। करियर वाइज आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगी कि लाइफ में सक्सेसफुल क्या होता है मतलब लाइफ में तो और भी बहुत चीज़ें होती है ना, सिर्फ करियर ही तो नहीं होता, और भी बहुत चीज़ें, हेल्थ भी है, रिलेशनशिप्स भी हैं, तो वो चीज़ अलग ही हो सकता है कि पैसे कम कमाता हो पर वो बहुत खुश हो अपनी लाइफ में, या उसके फ्रेंड्स बहुत अच्छे हो, उसकी फैमिली बहुत अच्छी हो। तो सक्सेस इज़ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। बट सिर्फ अगर करियर की बात करें तो डेफिनेटली इफ़ यू गो टू अ गुड कॉलेज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कॉन्फिडेंस भी आपको आता है, लाइफ में आप काम ही करोगे ज़्यादातर टाइम अपना, राइट, क्या करोगे, टीवी तो देखोगे नहीं बैठ के, तो अगर काम अगर अच्छा करोगे, कॉन्फिडेंस रहेगा तुम्हें लाइफ में। जैसे मैं अगर अच्छा काम करती हूँ, अच्छे रिजल्ट्स हैं, मुझे पता है कि सारे स्टूडेंट्स के लाइफ में मेरी क्या वैल्यू रही है अभी तक, तो उससे कॉन्फिडेंस आता है। और तो वो तुम्हें वीडियोस में भी दिखता होगा कि जिस तरीके से हम गाइड करते हैं, जिस तरीके की हम वीडियोस बनाते हैं, तो क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ ऐसे ही बनाते हैं? क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो भी टीचर्स भी हैं वो सब पैशन ड्रिवन काम करते हैं, राइट? सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ठीक है हमें करना है इसलिए अब कर रहे हैं। एवरी one should be passion driven in whatever they do. That's what I feel and that's how I make my team as well. अगर मैं अपने टीम में किसी को इंक्लूड भी करती हूँ तो मैं सबसे पहले देखती हूँ कि क्या ये बंदा पैशन से काम कर रहा है, सिर्फ इसलिए कर रहा है कि इसको करना है। तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो जाओ वेबसाइट पे जाओ, स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन जर्नी, ठीक है। ये तो तुम्हें करना ही चाहिए, तुम्हारे लिए बनाया है ये पूरा, और किसके लिए बनाया है, ठीक है। तो अभी तो नया नया लॉन्च हुआ है, एक्सप्लोर करो इसे, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वॉन्ट टू चेक आउट आर रिजल्ट्स, क्योंकि रिजल्ट्स यूजुअली मैंने बहुत डिटेल में रिजल्ट्स पे वीडियो बनाई हुई है। अभी तो आई थिंक अनंजय सर ने भी एक वीडियो बनाई है रिजल्ट्स पे, नाटा के रिजल्ट्स पे। तो मैं नाटा 2026 के रिजल्ट्स की वीडियो जो अनंजय सर ने बनाई है और जो मैंने जेई की बनाई थी पहले, वो भी मैं लिंक कर दूँगी इन द आई बटन। तो तुम लोग जाके डिस्क्रिप्शन से आई बटन के सारे लिंक्स वगैरह होंगे, तुम खुद जाके देखो कि क्या रिजल्ट है, क्योंकि उसमें पूरा एनालिसिस भी हम करते हैं कि ये हमारे रिजल्ट का रिपोर्ट है, पूरा एक्सेल शीट पे दिखाते हैं। ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर से रिजल्ट होते हैं, सब बात होता दिखा नहीं सकते वेबसाइट पे ना। तो जो अगर आपको पूरा एक देखना है, फॉर एग्जाम्पल जेई का आप देख सकते हो कि हमारी क्या क्या रैंक्स है। 20 है ऑल इंडिया रैंक, टॉप 37 है आरुष की, अदिति की 41 है। तो हमारी अंडर 100 तुम खुद ही देख सकते हो कितने बच्चों की, 1 2 3 4 5 6 7 ऑलमोस्ट 8 बच्चों की है अंडर 100 रैंक। इंडिया में 8 बच्चों की तो ऐसे सी से ही है। तो रिजल्ट हमारे बहुत अच्छे हैं यार। और मतलब, और अगर तो हम पहले से फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें ऑलरेडी पता ही होगा कि जेई में हमारा 1/3 का सक्सेस रेट है लाइव बैच में, कि 3 में से 1 बच्चे के 98% से ऊपर आते हैं जेई में। और नाटा में ऑलमोस्ट 1/4 स्टूडेंट्स टॉपर होते हैं। इस साल भी हमारा 142 का है हाईएस्ट स्कोर, ठीक है। तुम देख सकते हो कि 142 और 130 कम स्टूडेंट्स के, ज़्यादातर अगर 120s में है तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। तो मतलब 120+ इज़ अ वेरी गुड स्कोर, ठीक है। कुछ एक तो बच्चों के रेयरली 140 130 भी आ गए हैं, बट ऑल ओवर इंडिया भी इन जनरल ना 120+ इज़ ऑलमोस्ट द टॉप स्कोर इन नाटा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा नाटा में वो टाइम नहीं रहा है कि 160s या 170s में स्कोर आ रहे हैं, नहीं आ रहे अब, ठीक है। तो दीज आर द टॉप स्कोर्स नाउ। बाकी डिटेल्ड रिजल्ट्स पूरी एक्सेल शीट के साथ और पूरा A to Z जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, उसका भी मैं अपडेट करवाने वाली हूँ वेबसाइट पे, तो बहुत ही जल्दी वो भी आ जाएगा। तो बेसिकली ऐसा कुछ है नहीं, वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट विद आवर स्टूडेंट्स। मतलब जो रिजल्ट है तुम्हारे सामने वो है, जो रिव्यूज़ हैं बच्चों के वो है, जाओ देखो और
एक ही गोल है कि तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, तुम अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, दैट इज इट। है ना, कुछ ऐसा तो इसमें है नहीं। गिविंग गाइडेंस टू स्टूडेंट्स इज अ वेरी सिंपल थिंग, लोगों ने बस उसको कॉम्प्लिकेट बना दिया है। जो स्टूडेंट्स को चाहिए तुम बस उनको वो दो, पैशन ड्रिवन काम करें सब लोग, रिजल्ट्स आते ही आते हैं। मैं मान नहीं सकती कि रिजल्ट ना आए, ठीक है। तो आई विल सी यू इन द फ्री डेमो क्लास। कर लो भाई वो, कभी भी मतलब नहीं कर रहे हो तो क्यों क्यों नहीं कर रहे हो, कर लो, ठीक है। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।